हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज फिर से मेंस की क्लास में, जहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और साथ में अप्रोच भी सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, मेंस की जो खास बात ये होती है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होता है वो डिफरेंट होता है, प्री से बहुत अलग होता है और नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते रहते हैं। बट जो सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए वो ये कि जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो नॉलेज यूज़ होता है उन क्वेश्चंस में, वो सेम होता है। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है क्वेश्चन को करने का, बट नॉलेज अगर आपके पास है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, जो हम करते हैं यहाँ पे। क्या कहता है हमसे डायरेक्शन? इन द क्वेश्चन बिलो 3 sentences आर गिवन, ईच डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच मे और मे नॉट कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स। क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन में 3 sentences हमें दे रखे हैं जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें क्या करना है? फ्रॉम द ऑप्शन चूज द वन दैट प्रोवाइड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस दैट आर इनकरेक्ट। हमें इन सेंटेंसेस के किन पार्ट्स में एरर है, उन पार्ट्स को उन क्वेश्चन नंबर के साथ जिस भी ऑप्शन में वो है उस ऑप्शन को हमें मार्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन भी दिखा देता हूं अच्छे से, जिससे आपके लिए इजीली हो जाएगा मार्क करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमेरिकन्स हेडिंग इनटू द हॉलिडे सीजन एंड द न्यू स्कूल ईयर आर ग्रैपल्ड विथ इंटररिलेटेड अपहीवल्स इन हेल्थ, द इकोनॉमी, फैमिली लाइफ एंड रेस रिलेशंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अमेरिकन्स हैं, जो हेडिंग इनटू है मतलब एंटर कर रहे हैं। हेडिंग इनटू का मतलब होता है एंटर करना। कहाँ एंटर कर रहे हैं? हॉलीडे सीजन में एंटर कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यू स्कूल ईयर में भी एंटर कर रहे हैं। वो अमेरिकन्स आर ग्रैपल्ड विथ इंटर रिलेटेड अपहीवल्स इन हेल्थ, इकोनॉमी, फैमिली लाइफ एंड रेस रिलेशंस। वो ग्रैपल विथ, यानी ग्रैपल विथ का मतलब होता है डील करना। डील विथ, जैसे हम कहते हैं कोई चैलेंज आ गया, कोई डिफिकल्टीज आ गई तो हम उससे लड़ते हैं, उसको टैकल करते हैं, उससे डील करते हैं। तो उस एक अलग वे में कहते हैं कि उससे ग्रैपल भी करते हैं। तो जो अमेरिकन्स है जो हॉलीडे सीजन में एंटर कर रहे हैं और न्यू स्कूल ईयर में साथ ही साथ एंटर कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं कैसे? ऐसे चैलेंजेस से जो कि इंटर रिलेटेड है। अपहीवल्स का मतलब होता है चैलेंजेस, इनस्टेबिलिटी आप कह सकते हो। हालांकि यहाँ पे हम चैलेंजेस कहेंगे क्योंकि मीनिंग बहुत सिमिलर है, तो सेंस जो होता है वो आपको सेम मिलेगा। तो चैलेंजेस किसके हैं? आपके हेल्थ के हैं, इकोनॉमी के हैं, फैमिली लाइफ के, रेस रिलेशंस के और इंटर रिलेटेड है। मतलब ये चैलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं। लाइक इकोनॉमी का इम्पैक्ट हेल्थ पे हो रहा है, फैमिली लाइफ पे हो रहा है, रेस रिलेशंस पे हो रहा है, इस तरह से। अब सेंटेंस का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया, एरर कहाँ पे है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो अमेरिकन्स आर ग्रैपल्ड विथ लिखा है। देखो आर के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रैपल्ड है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट खुद नहीं एक्शन कर रहा होता, उसके साथ एक्शन हो रहा होता है। बट यहाँ अमेरिकन्स जो कि एंटर कर रहे हैं वही अमेरिकन्स डील भी कर रहे हैं। यानी जो सब्जेक्ट है अमेरिकन्स, वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है डील करने का उन चैलेंजेस से। तो पैसिव वॉइस यहाँ पे गलत हो गया, हमें इसको एक्टिव वॉइस में लिखना है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जब भी आर होता है तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, तो आर ग्रैपल नहीं होगा, आर ग्रैपलिंग होगा। तो हमें दिखा कि वन का हमारा सी पार्ट में एरर है। अब यहां पे हमें क्या करना है? ऑप्शंस के थ्रू अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है। हमें पता है वन का सी में है, हमें दिख रहा है वन का सी यहां है। यहाँ तो वन ही नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे वन का ए है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे वन का बी है, ये भी गलत हो गया। हमें एक ऑप्शन मिला है वन का सी, दूसरा 3 का बी। नीचे वाला भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। तो नीचे आपका वन का ए दिया हुआ है, वो भी गलत है क्योंकि हमें मिला कहाँ है एरर? वन का सी में मिला है। तो वन का सी जैसे ही हमें मिला, हमने ये आंसर मार्क किया और एग्जाम में हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तो हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके।
आंसर हमें करेक्ट मिल गया है। 2 में क्या कह रहा है, द कोविड-19 क्राइसिस इज फॉलिंग हार्डेस्ट ऑन द वर्कर्स ट्रैप्ड इन प्रिकैरियस नॉन स्टैंडर्ड एंड लो वेज जॉब्स विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस और बेनिफिट्स। जो कोविड-19 क्राइसिस है, चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आया है, इज आया है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो कोविड-19 क्राइसिस क्या कर रहा है, फॉलिंग हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा। फॉलिंग हार्डेस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको कर रहा है, तो कर रहा है उन वर्कर्स को जो कि ट्रैप्ड है, मतलब फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं, प्रिकैरियस यानी कि डेंजरस, रिस्की, डेंजरस, रिस्की, नॉन स्टैंडर्ड और लो वेज जॉब्स में, जहां पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस या बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हार्डेस्ट है तो आगे द लगा दो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी सुपरलेटिव होता है तो उससे पहले द आता है। कहते हैं ना, द लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो देखो बच्चों, द हम तब यूज करते हैं जब आगे नाउन होता है। ठीक है, यहां पे हार्डेस्ट का आगे नाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हार्डेस्ट क्या, ये एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे क्या था, हार्डेस्ट हमारा लॉन्गेस्ट, जैसे लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव था जो कि ब्रिज को मॉडिफाई कर रहा था। मतलब कौन सा ब्रिज, तो सबसे जो लंबा ब्रिज है उसकी बात हो रही थी। बट यहाँ पे जो हार्डेस्ट है, ये किसी नाउन को नहीं मॉडिफाई कर रहा, इस फॉलिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हार्डेस्ट एडवर्ब हो गया। जैसे एडजेक्टिव्स हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होते हैं, उस तरह से हमारे एडवर्ब भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हो सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आगे कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नो एरर है। थर्ड देखते, द जॉब्स susceptible to the pandemic induced recession overlaps with those that will be susceptible to accelerating digitization and automation as the economy recovers। सेंटेंस क्या कह रहा है, वैसे जॉब्स जो कि ससेप्टेबल है यानी वल्नरेबल है, प्रोन है, डैमेज हो सकते हैं, इंपैक्ट हो सकता है किसका, किससे ससेप्टेबल है, तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन। मतलब पैंडेमिक ने जो रिसेशन लाया है, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, जो लेके आया है। तो कौन लेके आया है रिसेशन, पैंडेमिक लेके आया है। तो पैंडेमिक जो रिसेशन लेके आया है, उससे जो जॉब्स अफेक्ट हो सकते हैं, वो जॉब्स ओवरलैप करते हैं, मतलब साथ में उनका कुछ कनेक्शन है, ओवरलैप करते हैं, मतलब सेम फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने शेयर करते हैं। किनके साथ, विथ दोस दैट विल बी susceptible to accelerating digitization and automation as the economy recovers। मतलब उन जॉब्स के साथ जो कि अफेक्ट हो सकते हैं किस चीज से, एक तो बढ़ता हुआ डिजिटाइजेशन से और दूसरा ऑटोमेशन से, जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करती है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर था वो कहाँ पे था, वो था हमारा यहाँ पे। ओवरलैप्स जो वर्ब है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, बट अगर हम इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो वो है जॉब्स, जो कि है प्लूरल। तो हमें प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो जॉब्स के लिए ओवरलैप्स नहीं आएगा, ओवरलैप आएगा। ठीक है, अब कैसे पता किया हमने कि यही सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट जॉब्स ही है। तो ध्यान दो, द जॉब्स नाउन है, ससेप्टेबल तो एडजेक्टिव था, ये बता रहा था जॉब्स के बारे में। ससेप्टेबल किसके लिए, तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन के लिए। तो ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव का ही मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। जॉब्स जो है वो ऐसे जॉब्स जो इंपैक्ट हो सकते हैं, किससे, किससे इंपैक्ट होंगे, तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन से इंपैक्ट हो सकते हैं। तो एडजेक्टिव का ही पार्ट बन गया, डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट का पार्ट है जॉब्स तक ही था, जिसका वर्ब आ गया ओवरलैप्स। ठीक है, तो हमारा एरर कहाँ पे था, हमारा एरर था इसके 3 के बी में। तो 1 का सी और 3 का बी हमारा आंसर हुआ। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। मैं आपको बता भी दूंगा यहाँ पे, क्लास जैसी खत्म होती है तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम पैटर्न है। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे सेंटेंस। अगर इसको बड़ा कर दूं मैं तो ऑप्शंस देखता हूँ, दिखता है या नहीं दिखता, नहीं, कोई फायदा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है।
द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज थ्रेटन आवर लाइव्स, हेल्थ एंड इकोनॉमी इन वेज मोस्ट अमेरिकन्स हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसने थ्रेटन कर दिया है, मतलब रिस्क पे डाल दिया है क्या, हमारी ज़िंदगी को, जीवन को, हमारे हेल्थ को, इकोनॉमी को, इन तरीक़ों से जिन तरीक़ों को अमेरिकन्स ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मतलब है। एरर कहाँ पे है, एरर दिख गया हमें, हैज़ थ्रेटन लिखा है, थ्रेटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ क्या आता है, जब भी आपको हैज़ लिखा हो, हैव लिखा हो या हैड लिखा हो तो साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थ्रेटन नहीं आएगा, थ्रेटेंड आएगा। ठीक है, द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज थ्रेटेंड आवर लाइव्स, हेल्थ एंड इकोनॉमी इन वेज अमेरिकन्स हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट्स तो वही यूज़ हो रहे हैं जो हमने प्री में किए हैं, एरर उसी पे आ रहा है, बस क्या है सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़े से ऑप्शंस ट्रिकी हो गए हैं। पर अगर ध्यान से करें तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे मेंस के? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या नहीं कर पाओगे आप? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेकंड पे आते हैं। फियर इज अ प्राइमरी इमोशन प्रोसेस्ड इन द एमिगडाला, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट डिटेक्ट्स थ्रेट्स एंड सिग्नल्स टू द बॉडी टू प्रोड्यूस द स्ट्रेस हार्मोन्स दैट मेक्स अस रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट। क्या कह रहा है कि फियर एक प्राइमरी इमोशन है, एक इंपॉर्टेंट इमोशन है जो कहाँ प्रोसेस होता है, तो वो होता है एमिगडाला में, जो कि ब्रेन का पार्ट है। वो पार्ट जो क्या डिटेक्ट करता है, क्या नोटिस करता है, थ्रेट्स को और सिग्नल्स को जो बॉडी को होते हैं, जिससे बॉडी प्रोड्यूस क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स, जो हमें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करते हैं। फाइट या फ्लाइट मतलब या तो हमें उस सिचुएशन से लड़ना है या उस सिचुएशन से बच के भागना है। ठीक है, एरर क्या है यहाँ पे, एरर हमारा है पार्ट डी में। देखो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स पे ध्यान दो, प्लूरल नाउन है क्योंकि ईएस लगा हुआ है तो प्लूरल है। वर्ब क्या यूज की गई है, वर्ब यूज की है सिंगुलर, पर यहाँ पे ध्यान देना डैट भी लगा है बीच में, तो वर्ब जो होती है वो डैट के अकॉर्डिंग आएगी। बट हमने ये सीखा है कि डैट किसको रेफर करता है, अपने पहले वाले नाउन को रेफर करता है। दैट अपने में कोई ये सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका कोई नंबर नहीं है, प्लूरल या सिंगुलर नहीं होता है। तो दैट किसको करता है रेफर, स्ट्रेस हार्मोन्स को, और वर्ब जो आती है वो उसके अकॉर्डिंग आएगी जिसको डैट रेफर करता है। तो जहाँ भी आपको डैट लिखा हो, इनफैक्ट हु लिखा हो या विच लिखा हो या डैट लिखा हो, तो वहाँ पे आप ठीक उसके पहले नाउन पे ध्यान दो। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब आपको प्लूरल आएगा। ठीक है, तो डी में है, वन का बी, टू का हमारा डी में है एरर, तो वन का बी में था, टू का डी में था। अब यहाँ देखते हैं वन का बी में है, वन का ए में है, ये गलत हो गया। वन का बी में है बट टू का सी में है, ये भी गलत हो गया। वन का बी में है, टू का डी में है, ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करते चलना है ऑप्शंस को। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सारे सेंटेंसेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम थर्ड भी देख लेते हैं। दिस इज लार्जली इनवॉलंटरी एंड वाइल necessary for survival, it is unpleasant except under controlled circumstances such as roller coasters। क्या कह रहा है कि दिस इज लार्जली इनवॉलंटरी, कुछ है जो कैसा है, लार्जली मतलब काफ़ी हद तक इनवॉलंटरी है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अपने से होता है। एंड और चूंकि नेसेसरी है, वाइल नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये अनप्लेजेंट होता है एक्सेप्ट अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस सच एज रोलर कोस्टर्स। तो हमें थर्ड में कोई एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिस इज लार्जली इनवॉलंटरी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एंड वाइल necessary for survival, it is unpleasant except under controlled circumstances such as roller coasters। नहीं नहीं नहीं, कोई एरर नहीं है, वन का भी टू का डी ही आंसर है इसका। ठीक है, लार्जली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इनवॉलंटरी एडजेक्टिव हो गया, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। वाइल नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, फॉर के बाद प्रेपोजिशन सर्वाइवल नाउन, ठीक है। इट इज अनप्लेजेंट, सही है। एक्सेप्ट अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस नाउन, कंट्रोल आपका एडजेक्टिव सच एज रोलर कोस्टर, ठीक है। सही है, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर है। वन और टू में था हमारा एरर। थर्ड देखते हैं, सेम पैटर्न।
When the pandemic is over, 1 in 6 workers are projected to continue working from home or co-working at least 2 days a week. क्या कह रहा है कि जब पैंडेमिक खत्म होगा तो हर 6 वर्कर्स में से एक वर्कर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंटिन्यू करेगा अपना काम घर से या को-वर्किंग करेगा एटलीस्ट 2 दिन वीक में. ठीक है, एरर हमारा है पार्ट बी में 1 in 6 वर्कर्स आर लिखा है. 1 in 6 वर्कर्स मतलब 6 वर्कर्स में से एक, तो सब्जेक्ट क्या है, एक ही वर्कर है ना, तो 1 in 6 वर्कर इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू. ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ एक वर्कर की हो रही है. 6 वर्कर तो वो पूरा सेट है कि 6 वर्कर के सेट में, 6 वर्कर्स के ग्रुप में एक वर्कर काम करेगा. एक वर्कर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना काम कंटिन्यू करेगा होम से या फिर को वर्किंग करेगा अपना 2 दिन वीक में. ठीक है, तो 1 की बात हो रही थी तो हमारा इज. तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल वे. ग्रामेटिकल वे देखना है तो ये देखो कि इन क्या है, इन है प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. तो ये 6 वर्कर्स जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. अगर ये ऑब्जेक्ट है किसी का तो फिर सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा. तो बचा क्या, 1, ये नाउन है तो यही होगा इस वर्ब का सब्जेक्ट, तो एज लगाओ. ठीक है, तो 1 का किसमें, बी में है. देखते हैं आगे. Another survey of hiring managers by the global freelancing platform Upwork found that 1/5 of the workforce could be entire remote after the pandemic. क्या कह रहा है कि एक सर्वे हुआ था, एक और सर्वे हुआ था हमारा हायरिंग मैनेजर्स का. किसने किया था, ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है अपवर्क, उसने किया था. और क्या पाया उसने कि 1/5 जो प्रपोर्शन है वर्कफोर्स का वो पूरी तरह से रिमोट हो जाएगा पैंडेमिक के बाद. पूरी तरह से रिमोट हो जाएगा मतलब कि घर से काम करेगा. तो पूरी तरह से रिमोट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इंटायर नहीं आएगा, इंटायरली आएगा, क्योंकि इंटायर क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव को नहीं करेगा मॉडिफाई, एडवर्ब करता है एडजेक्टिव को, तो इंटायरली होगा. ठीक है, वर्कफोर्स कुड बी इंटायरली रिमोट आफ्टर द पैंडेमिक. ठीक है, अब कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लग रहा है कि हमें पता कैसे चला कि रिमोट एडजेक्टिव है, रिमोट तो नाउन भी होता है ना, तो देखो कैसे पता चला हमें. वर्कफोर्स की बात हो रही है नाउन की. ठीक है, क्योंकि बात तो वर्कफोर्स की हो रही है, वही होगा रिमोट. वर्कफोर्स नाउन है, आगे लगा है कुड बी. देखो बी की जो फॉर्म होती है ना, इज हो गया, बी खुद भी हो गया, इज भी हो गया, एम भी हो गया, आर भी हो गया. ये आपके क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं, इनके बाद आता है एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला. हमें पता है कि वर्कफोर्स के बारे में बताया ही जा रहा है कि वर्कफोर्स क्या हो जाएगी, रिमोट हो जाएगी. रिमोट चली जाएगी मतलब कि क्या हो जाएगा, वो घर से काम करेंगे पैंडेमिक के बाद. तो एडजेक्टिव है तो इंटायरली करो. ठीक है, आते हैं थर्ड में. थर्ड क्या कह रहा है, but these shifts, even if they are initially moderate, could lead to more surprising and significant changes to America's cultural, economic and political future. क्या कह रहा है, बट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, लेकिन ये जो शिफ्ट्स आ रहे हैं हालांकि अभी मॉडरेट है, अभी उतने इंटेंसिटी में नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे आ रहे हैं, फिर भी ये क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कर सकते हैं किसमें, क्या कॉज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और सिग्निफिकेंट चेंज कॉज कर सकते हैं. कहाँ पे, अमेरिका के कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्यूचर में. एरर कहाँ पे, एरर है हमारा यहाँ पे. कुड क्या है, मॉडल वर्ब है, तो लेड नहीं आएगा. लेड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है. मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लेड नहीं होगा, कुड लीड आएगा, कुड लीड टू मोर. ठीक है, ध्यान देना मॉडल वर्ब्स पे. कैन होते हैं, कुड होता है, और क्या होता है, विल होता है, वुड होता है, शैल, शुड, और टू, मस्ट, माइट, ये सारे मोडाल वर्ब्स होते हैं. इनकी एक लिस्ट बना के इनको याद कर लेना. हमेशा याद रखना मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, और ये एरर बहुत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर है, तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट का. ठीक है, तो मिल गया हमें बी में एरर. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, देखते हैं यहां पे कहां एरर है. डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आर नॉट न्यू टू चाइना
which has been reckoning with its powerful rivers for thousands of years। जो डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स हैं, मतलब ऐसे फ्लड्स जो काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, काफ़ी तबाही करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है चाइना के लिए। चाइना जो कि रेकन कर रहा है, मतलब कि डील कर रहा है। देखो, ग्रैपलिंग विथ, रेकनिंग विथ, दोनों का मतलब एक ही है, डीलिंग विथ। किससे डील कर रहा है? अपने पावरफुल रिवर्स से। रिवर्स चाइना के काफ़ी पावरफुल है, तो फ्लड्स ले आते हैं। और कितने टाइम से कर रहा है डील? तो हजारों साल से कर रहा है। कोई एरर नहीं है। डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आर, फ्लड्स क्या है हमारा? प्लूरल है, तो आर लग गया प्लूरल के लिए। नॉट न्यू टू चाइना, चाइना सिंगुलर है, तो विच हैज लगा है उसके लिए। बीन रेकनिंग, हैज बीन रेकनिंग, बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस है। नहीं नहीं नहीं, पैसिव वॉइस नहीं है। विच हैज बीन रेकनिंग आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, सही है। विच हैज बीन रेकनिंग किससे? इट्स किसके लिए यूज हुआ है? चाइना के लिए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। विथ इट्स पावरफुल रिवर, सॉरी ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि आगे लिखा है पावरफुल रिवर्स, नाउन, तो हमें पता चला कि इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अपने उसके नाउन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो यहाँ पे चाइना क्या है? सिंगुलर है, तो इट्स सिंगुलर आया है। पावरफुल रिवर्स। फॉर के बाद क्या लगता है? हमेशा पीरियड लगता है, टाइम सेंस के साथ पॉइंट लगता है, फॉर के साथ पीरियड लगता है, तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, सही है। तो देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या देखा? नाउन, सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, फिर यहाँ पे फिर सब्जेक्ट देखा, फिर वर्ब देखा, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव देखा, तो क्लियर होता चला गया कि हाँ सब कुछ सही यूज हुआ है, तो नो एरर, ठीक है। हिस्टोरिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज ऑफन डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू टेमिंग देम। क्या लिखा है कि हिस्टोरिकली, मतलब देखा गया है, इतिहास में से ही देखा गया है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है वो हमेशा डिपेंड करता है गवर्नमेंट की एबिलिटी पे। कौन सी एबिलिटी पे? कि कैसे वो उनको टेम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एरर दिख गया होगा आपको। टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, जो कि गलत है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्चर क्या कह रहा हूँ, इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन में, तो टेमिंग नहीं आएगा, हमारा टेम आएगा, ठीक है। थर्ड, the last time China was crippled by catastrophic floods in 1998, more than 3,000 people died, 15 million was left homeless and economic losses reached $24 billion। लास्ट टाइम की बात हो रही है। लास्ट टाइम जब चाइना क्रिपल हो गया था, काफ़ी अफेक्ट हो गया था कैटास्ट्रॉफिक, काफ़ी बड़े, काफ़ी भयंकर फ्लड्स से 1998 में, तो 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 15 मिलियन पीपल होमलेस हो गए थे, और इकोनॉमिक लॉसेस का स्तर $24 बिलियन पहुंच गया था। एरर हमारा है यहाँ पे 15 मिलियन, चूंकि प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, वह आएगा, ठीक है। सिंपल सा एरर था। आगे बढ़ते हैं। चलो, नया कुछ पैटर्न आया है, देखते हैं क्या है। इन दिस क्वेश्चन 2 वर्ड्स रिलेटेड इन सम वे आर गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में 2 वर्ड्स हैं, हमें 3 वर्ड्स दिख रहे हैं, पर बताया गया कि 2 वर्ड्स जो है वो रिलेटेड है किसी तरह से, और जो थर्ड वर्ड है वो भी दिया हुआ है। थर्ड वर्ड इज ऑल्सो गिवन विथ 4 और 5 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। You have to find out which one of the alternatives bears the same relation with the third word as first and second words are related। समझ में आया? देखो क्या है, जो फर्स्ट और जो सेकंड वर्ड है इनमें कोई रिलेशन है। जो रिलेशन है, हमें इसका और इनमें से किसी एक वर्ड का सेम रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हम पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। वॉसिफेरस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंट वे में, बहुत ही लाउडली अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉसिफेरस का हमारा मीनिंग। विहीमेंट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग भी वही है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत लाउडली अपने इमोशंस को प्रेजेंट करता है। तो दोनों वर्ड सिनोनिम हो गए क्योंकि सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो इनका रिलेशन क्या है? सिनोनिम्स का रिलेशन है। अब वैरी का हमें सिनोनिम वाला रिलेशन बनाना है इनमें से किसी एक वर्ड से। तो वैरी का मतलब पता होना चाहिए पहले क्या होता है। वैरी का मतलब होता है केयरफुल।
तो देखते हैं कि वेरी का मतलब केयरफुल है, तो केयरफुल किन वर्ड्स इनमें से दिए हुए कौन से वर्ड्स में से केयरफुल मीनिंग वाला वर्ड है। चैरी का मतलब क्या होता है? केयरफुल। तो मिल गया हमें अपना आंसर, चैरी हमारा करेक्ट आंसर है। वेनरेबल होता है रिस्पेक्टेबल, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। वीनल होता है करप्ट, जो पैसे के लिए कोई भी डिसऑनेस्ट या इमोरल काम कर दे उसको वीनल कहते हैं, उसको करप्ट कहते हैं। वैंटन इज हार्मफुल। जीलस इज इंथुजियास्टिक। ठीक है, तो मिल गया हमें, क्या मिला? चैरी हमारा करेक्ट आंसर था। तो उसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको क्या है। सेम ही आपको दोनों वर्ड, जो पहला वर्ड है डिजल्ट्री, सेकंड वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, पहले इनमें आप रिलेशन फाइंड करो। सेम रिलेशन आप एग्जॉटिक का और किसी जो करेक्ट वर्ड है उसका बनाओगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न आ गया, देखते हैं क्या है इसमें, एरर क्या क्या है। एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग प्राइवेट ट्रीटमेंट आर ग्रोइंग एज दे सीक टू सर्कमवेंट लॉन्ग हॉस्पिटल वेटिंग लिस्ट। क्या कह रहा है कि एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, जो नंबर है पीपल का, यानी जो लोगों की संख्या है, कैसे लोगों की, जो प्राइवेट ट्रीटमेंट खोज रहे हैं, चाहते हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट, वो बढ़ रही है, वो संख्या बढ़ रही है। एज दे सीक टू, क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो सर्कमवेंट करे। सर्कमवेंट मतलब किसी चीज़ को पार कर जाए, उससे डील ना करना पड़े, बच के निकल जाए। तो किस चीज़ से बच के निकल जाए? जो हॉस्पिटल में लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है उससे बच के निकल जाए। तो हॉस्पिटल में जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है उनसे बचने के लिए बहुत सारे जो लोगों की संख्या है बढ़ गई है। कैसे लोगों की संख्या? जो प्राइवेट ट्रीटमेंट चाहते हैं। ठीक है, एरर कहाँ है हमारा? हमारा एरर है यहाँ पे। देखो, द नंबर के साथ हमेशा हमेशा जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो आर नहीं एज आएगा। अ नंबर अगर लिखा है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज करोगे। द नंबर लिखा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है, द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, नाउन यहाँ पे प्लूरल नाउन ही यूज होगा, बस वर्ब में डिफरेंस होता है। द के केस में सिंगुलर हो जाता है और के केस में प्लूरल हो जाता है। ठीक है, His only significant literary activity in 1965 was the editing of the 3 war novels into a single volume published as Sword of Honor। क्या कह रहा है कि उसकी जो ओनली सिग्निफिकेंट लिटरेरी एक्टिविटी थी, मतलब जो उसने एकमात्र जो सिग्निफिकेंट लिटरेचर से रिलेटेड काम किया था, वो किया था उसने 1965 में। वो क्या काम क्या था कि उसने एडिटिंग की थी 3 वॉर नॉवेल्स की, ऐसे नॉवेल्स जो वॉर पे, युद्ध पे लिखे गए थे, जिनको एक सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। मतलब 3 नॉवेल्स को एक बुक में ही पब्लिश कर दिया गया था, जिसका नाम था स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि हिज ओनली सिग्निफिकेंट, ठीक है, हिज क्या है हमारा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओनली सिग्निफिकेंट ये भी एडजेक्टिव है। दोनों ही किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को कर रहे हैं, लिटरली एक्टिविटी को, नाउन। इन 1965 कब हुआ था ये एक्टिविटी? 1965 में। वॉज सिंगुलर क्यों है? क्योंकि लिटरली एक्टिविटी ही सिंगुलर है, तो वॉज भी सिंगुलर है। द एडिटिंग ऑफ द 3 वॉर नॉवेल्स इनटू अ सिंगल वॉल्यूम पब्लिश्ड एज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। कोई एरर नहीं है इसमें, ये वाला सेंटेंस आपका नो एरर है। It is also possible that volcanic activity on Mars will occasionally melting subsurface ice creating large temporary lakes। क्या कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है, संभव है कि जो मार्स पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जो वोल्केनोस का इरप्शन होता है, वो कभी कभी जो मार्स के सरफेस पे जो बर्फ है उसको पिघला सकती है, जिससे कि बड़े बड़े टेम्पररी लेक्स बन जाएंगे। देखो, हमने भी पढ़ा कि विल क्या होता है? मोडाल वर्ब होता है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो विल मेल्ट, ठीक है, ओकेजनली हमारा एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो एरर किस में था हमारा? इस वाले में था, सी पार्ट में। ठीक है, 8 पे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? इन मैनी डेवलप्ड एरियाज
Human activity has changed the form of river channels, altering magnitudes and frequency of flooding. बहुत सारे डेवलप्ड एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटी ने चेंज कर दिया है, बदल दिया है, क्या बदल दिया है, रिवर चैनल्स के फॉर्म को, जिससे कि फ्लडिंग की मैग्नीट्यूड यानी कि बाढ़ आने की जो इंटेंसिटी है, किस स्तर पे आती है, किस फोर्स से आती है, वो भी बढ़ गई है, चेंज हो गई है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बाढ़ आती है वो भी चेंज हो गई है। एरर हमारे यहाँ दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा हैज़ हो, हैव हो या फिर हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो चेंज को हटाओ, चेंज कर दो। ठीक है, चेंज को हटाओ, चेंज कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। Ottoman officials informed the German government that the country needed time to prepare for conflict. Ottoman officials जो थे उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया, ये बताया कि जो कंट्री है उसको टाइम चाहिए कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, यानी जो लड़ाई है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो नीडेड टाइम टू प्रिपेयर्ड लिखा है, टू प्रिपेयर्ड थोड़ी होगा, टू प्रिपेयर होगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो प्री में यूज होते हैं वही यहाँ भी हो रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे आराम से तो कर ले जाओगे, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों। The government built railroads, improved roads, and inaugurated a land reform program to prepare the country for further development. गवर्नमेंट ने रेल रोड्स बिल्ड किए, रोड्स को इम्प्रूव किया, और एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को इनाग्रेट किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया कंट्री को प्रिपेयर करने के लिए, क्या, और डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट के लिए। फादर का मतलब होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फादर, ये डिस्टेंस बताता है, एक होता है फर्दर, ये आपका लेवल बताता है। यहाँ पे जैसे मोर हो गया, तो डेवलपमेंट दूरी में नहीं, डेवलपमेंट लेवल में और चाहिए, तो फर्दर आएगा, इसका मतलब हो जाएगा मोर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा एरर था डी में। ओके, 9 में देखते हैं। Patients are to be encouraged to check if hospital staff have washed their hands in a major drive to tackle life-threatening superbugs. क्या कह रहा है कि पेशेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें और इस चीज़ को बढ़ावा दें कि चेक करें वो कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है, यानी जो हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्होंने अपने हाथ अच्छे से धोए हैं या नहीं धोए हैं, क्योंकि एक ड्राइव चल रहा है, एक एफर्ट किया जा रहा है क्या करने के लिए, जो लाइफ थ्रेटनिंग सुपरबग्स हैं, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हो गए, आपके वायरस हो गए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि लाइफ को थ्रेटन करता है, उसके प्रॉब्लम को डील करने के लिए। सेंटेंस का कहना ये है कि जैसे वो अपने हाथ धो लेंगे तो उनके हाथ में कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह लगे हैं तो वो हट जाएंगे, तो खतरा कम होगा। तो ये तो हो गई मीनिंग हमारी। एरर यहाँ पे है, हैंड्स की बात हो रही है, किन के हैंड्स की बात हो रही है, स्टाफ के हैंड्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ के हैंड्स की बात हो रही है, तो देयर नहीं, देयर आएगा, पॉजिटिव यूज़ करना है हमें। देयर तो वो बताता है आपका की पोजीशन कहाँ है, कि देयर इज़ अ कैट, कहाँ है कैट, वहाँ कैट है, देयर इज़ अ कैट। ठीक है, लुक देयर, वेयर देयर, वहाँ देखो, तो वो बताता है वो, हमें उनके हैंड्स की बात करनी है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो देयर आएगा। ठीक है। Universities have been encouraged to provide more practical training and decrease the emphasis on academic study. यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज किया गया है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और जो उनका फोकस है एकेडमिक स्टडी पे वो थोड़ा कम करे वो। तो कोई एरर नहीं लग रहा है। यूनिवर्सिटीज़ प्लूरल नाउन, तो हैव प्लूरल वर्ब, बीन इनकरेज्ड क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हैव के साथ बीन आता है और साथ में आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव भी दिख रहा है, बीन भी दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है, टू प्रोवाइड, ये भी सही है। कैसा, मोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, और डिक्रीज करना है, यहाँ पे एंड का आपका पैरेलल स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है। एंड से पहले कौन सा वर्ब है, प्रोवाइड फर्स्ट फॉर्म है, तो एंड के बाद का भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट है। डिक्रीज द एम्फेसिस के बाद ऑन ही आता है हमेशा, ये याद रखना, एम्फेसिस के बाद ऑन आता है। अगर एम्फेसाइज लिखा हो तो ऑन नहीं आता है, उसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, बट यहाँ एम्फेसिस लिखा है तो ऑन आएगा। तो सब सही है, यहाँ पे नो एरर का क्वेश्चन है। Often the mainstream media has did more to mislead than to inform the public on the issues behind the protest.
क्या कह रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने ज़्यादा क्या किया, ज़्यादा काम किया है मिसलीड करने का लोगों को, इसके बजाय कि वो इन्फॉर्म करे पब्लिक को, इन्फॉर्मेशन दे कि जो इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हैज़ के बाद अभी हमने पढ़ा हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डन कर देते हैं यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो एरर दिख गया हमें कहाँ पे था। चलो देखते हैं 10th क्वेश्चन। चलो ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है हमारा क्वेश्चन का। तो पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 और मोर पार्ट्स में कंटेन एन एरर। एक सेंटेंस हमें दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसी भी एक पार्ट में या एक से ज़्यादा पार्ट में हमारा एरर हो सकता है। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द फ्रेजेस प्रोवाइडेड बिलो। को ऑप्शंस में से हमें चूज करना है उन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन जिनको रिप्लेस करना चाहिए हमें, क्योंकि उनमें एरर है। किससे रिप्लेस करेंगे? तो इनमें से किसी से रिप्लेस करेंगे। जैसे ए में अगर एरर है तो ए को 1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि 1 में एरर नहीं होगा। ठीक है, इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट, अगर सेंटेंस करेक्ट है और उसको कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो ई वाला आंसर ऑप्शन हमें मार्क करना है। ठीक है, देखते हैं क्या। The council wants the football club to take a much incremental approach to developing the stadium, including keeping the running track and building temporarily stands. ठीक है, काउंसिल क्या चाहता है कि फुटबॉल क्लब एक ज़्यादा इंक्रीमेंटल अप्रोच ले डेवलप करने का स्टेडियम को, और क्या उसमें इंक्लूड करे? उसमें इंक्लूड करे कि वो एक रनिंग ट्रैक को रखे और टेम्पोररी स्टैंड्स बनाए। एरर दिख रहा है, अप्रोच टू। ठीक है, द काउंसिल वांट्स द फुटबॉल क्लब टू टेक अ मच इंक्रीमेंटल अप्रोच टू डेवलपिंग द स्टेडियम, इंक्लूडिंग कीपिंग द रनिंग ट्रैक एंड बिल्डिंग टेम्पोररीली स्टैंड्स। ठीक है, एरर दिख गया हमें कहाँ पे। देखो, मच नहीं होगा यहाँ पे, मोर होगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। ठीक है, मोर इंक्रीमेंटल अप्रोच रखनी है। ठीक है, अप्रोच के बाद अप्रोच टू एक फ्रेज है, इसके बाद हमेशा नाउन आता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जो कि जेरंड होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मच नहीं आएगा, मोर आएगा। मोर इंक्रीमेंटल अप्रोच टू डेवलपिंग द स्टेडियम इंक्लूडिंग कीपिंग द रनिंग ट्रैक। ठीक है, एंड बिल्डिंग टेम्पोररीली स्टैंड्स। देखो, स्टैंड्स यहाँ पे नाउन है। स्टैंड का मतलब जो हम नहीं बनाते लकड़ी का या कुछ मेटल का स्टैंड जिसपे लोग खड़े हो सकते हैं, कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो वो स्टैंड की बात हो रही है। तो टेम्पोररीली एडवर्ब है, टेम्पोररी होगा। तो हम देख पा रहे हैं टेम्पोररी यहाँ पे है और हम देख पा रहे हैं कि मोर यहाँ पे है। तो हमें 2 एंड 3 करना है, यानी बी और सी करना है, तो ओनली बी एंड सी। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 में बता रहे हैं कि 2 के बाद टुक लगा दो, 2 के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बट हमें पता है कि 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत बता रहा है हमें कि गलत कर दो। ठीक है, 2 एंड 3। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपका ओपिनियन हो, वो जो भी आपका सजेशन हो, कोई आपका डाउट हो, तो देखो हमारा एक ना टेलीग्राम ग्रुप बना है, मैं आपको उसका लिंक अभी दे दूंगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो एक बार मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कौन सा ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, तो उस ग्रुप का नाम है आपका प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। ठीक है, तो क्या नाम है इसका ग्रुप का? प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टीजी ग्रुप। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको दिलवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि हम इस ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, साथ ही आपके डाउट्स हो गए, आपका कोई डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। कोई डाउट है आपको डाउट सॉल्व कर देंगे। जो हमारी टीम है एजुकेटर्स की वो होगी यहाँ पे,
तो वो आपका डाउट सॉल्व कर देगी, कोई भी डाउट हो वो कर देगी सॉल्व। साथ ही यहाँ पे जो वीडियोस हैं, जो भी आपके शॉर्ट्स हैं जो हम आपके लिए लाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको या आपको पढ़ाने के लिए, वो सबका लिंक भी हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो कोई क्लास आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही आप डिस्कस भी कर सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन सब के लिए तो आप ये प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लब का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी जो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, तो ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले सेशन में, तब तक के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या एरर था उसमें, एरर वाला नहीं था सॉरी, क्या आंसर था उसका, क्योंकि वो क्या वाली क्वेश्चन थी, रिलेशनशिप वाला था, तो देखना रिलेशनशिप बताना क्या है और आंसर क्या है वो बता देना, ठीक है। करते हैं यहाँ पे एंड। बाकी अगर आपको लेना है, आपको मॉक्स की नीड है, आपको रिसोर्सेज की नीड है, आपको वीडियो कोर्सेज चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको, या पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, मॉक्स चाहिए, तो आप अभी भी लोहड़ी सेल चल रहा है जहाँ पे हम डबल वैलिडिटी प्लस 20% ऑफ दे रहे हैं आपको। तो डबल वैलिडिटी, डबल दुगना वैलिडिटी भी आपको मिल रही है, प्लस 20% ऑफ भी मिल रहा है आपको। कूपन कोड लगाना है आपको लोहड़ी, LOHRI लगाते ही आपको वो ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।